Guys, today I will teach you transformer. Myself अनामिका मिश्रा। मैं इलेक्ट्रिक मशीन का एक चैप्टर है ट्रांसफार्मर, जिसकी स्टडी आज हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि आज हम ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कैसे बनाया जाता है, किस मटेरियल का बना होता है, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और ट्रांसफार्मर के यूजेस क्या क्या हैं। तो हमारा पहला है कि हम आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं ट्रांसफार्मर से कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर 1813 में एक माइकल फैराडे नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसफार्मर को बनाया था। तो 1831 में माइकल फैराडे नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसफार्मर को बनाया था। ट्रांसफार्मर सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ये एक स्टैटिक डिवाइस है। ये एक स्टैटिक डिवाइस है, या हम कह सकते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाई इफिशियंसी। आप जब मशीन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मोटर्स एंड जनरेटर पढ़ेंगे, जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, डीसी मोटर मशीन्स, मोटर जनरेटर। तो इन सारी चीज़ों में हम ये देखते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है। सबसे ज़्यादा हाई क्यों होती है? क्योंकि जब क्या होता है कि ये एक स्टैटिक डिवाइस होने के कारण इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। रोटेटिंग पार्ट ना होने के कारण कोई भी लॉसेस नहीं होते हैं। लॉसेस होते हैं बट आयरन लॉस होता है और कॉपर लॉस होता है। ये विंडेज लॉस एंड फ्रिक्शनल लॉसेस इसमें नहीं होते हैं। विंडेज लॉस एंड फ्रिक्शनल लॉसेस ना होने के कारण ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो बहुत हाई होती है। ये सारे जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ये जनरली एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं, तो आप पेशेंसली बहुत अच्छे से सुनिएगा। मैंने बताया कि इसकी इफिशियंसी हाई होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि इफिशियंसी कितनी होती है। तो अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसकी इफिशियंसी 93% to 96% तक होती है। और अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करें तो 85% to 90% होती है। कहीं कहीं पे आपको बुक में 92% तक भी, यहाँ से 85 से 92% तक भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन हम एक अप्रोक्सीमेट में 90% ही लेकर के चलते हैं। जैसा आपको ऑप्शन दिया जाएगा आप उस हिसाब से टिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, और आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडेज लॉ पे वर्क करता है। मतलब फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर फैराडे की फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन से अब जब हम आपको वर्किंग बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारा फर्स्ट लॉ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। नेक्स्ट है हमारा, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम उसका यूजेस जान लेते हैं, क्योंकि यूजेस हमारा बहुत ही जनरली हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका क्या यूजेस है। फर्स्ट है हमारा पावर सिस्टम। आपको पता है ट्रांसफार्मर जो था वो फैराडे ने खोजा था। फैराडे ने इस मतलब एक ऐसा इन्वेंशन किया था जिसका यूज़ करने का रेंज जो है वो बहुत ही वाइड है, यानी कि बहुत हाई लेवल पे हम इसका यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं?
जैसे मान लीजिए हमारा पावर सिस्टम है, अब हम 11 केवी से ज़्यादा जनरेशन नहीं करते हैं, हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो होता है वो 11 केवी का ही जनरेशन होता है, बट हम ट्रांसमिशन जो होता है वो 22 केवी, 33 केवी, 765 केवी तक करते हैं। तो 765 केवी तक करने के लिए हमें वोल्टेज को अप करना होता है या फिर डाउन करना होता है। तो इस वोल्टेज को अप करने के लिए हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते हैं, और अब हम घर में तो 765 केवी का यूज़ करेंगे नहीं, तो हमें उसे सिंगल फेज और 3 फेज में कन्वर्ट करना होता है, मतलब 220 और 415 वोल्ट। तो 220 और 415 वोल्ट में वोल्टेज को डाउन करना होता है, तो वोल्टेज को डाउन करने के लिए हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पावर सिस्टम में वोल्टेज की लेवल को अप और डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए भी ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। आपको पता है मोबाइल चार्जर में भी ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। मोबाइल चार्जर हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका बहुत ही यूज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, रेलवेज में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। उसके बाद है हमारा SCR के ट्रिगरिंग के लिए, मतलब आपको पता है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारा थायरिस्टर हो गया, SCR हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हो गया, उन सब की ट्रिगरिंग के लिए हमें ट्रांसफार्मर की ही ज़रूरत होती है। ट्रिगरिंग इन द सेंस उसको टर्न ऑन करने के लिए, तो हम वहाँ पे ट्रांसफार्मर की ही ज़रूरत होती है, जिसको हम गेट पल्स के द्वारा ऑन करते हैं। ओके, तो आपने ये जाना कि हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है, क्योंकि उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जिसके कारण इसकी इफिशियंसी बहुत हाई होती है। 93 to 96% तक हो सकती है हमारी इफिशियंसी आइडियल ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर, अब देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज एंड करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, वोल्टेज एंड करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, पावर को ट्रांसफर करता है, पावर को ट्रांसफर करता है, और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता है। ओके, तो हमारा ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस होता है, जिसका काम होता है वोल्टेज के लेवल को हाई करना और डाउन करना, जिसमें जब वो वोल्टेज के लेवल को अप एंड डाउन करता है, उसमें क्या होता है कि वो वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, पावर को ट्रांसफर करता है एंड फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता है। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें जरूर पूछा जाता है कि बताइए क्या चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है, क्या चीज़ कांस्टेंट रखती है, क्या चीज़ ट्रांसफर करता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम ट्रांसफार्मर को। एक होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज के लेवल को हाई करता है। कैसे? उसकी N2 में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं N1 की कंपैरिजन में। N2 में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे N1 की कंपैरिजन में। और जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें N1 में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं N2 के कंपैरिजन में। हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर था जिसमें हमें जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग में थी वो ज़्यादा थी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग से। स्टेप डाउन जो कि वोल्टेज के लेवल को अप करेगा यानी कि बढ़ाएगा, और सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का लेवल जो होता है वो डाउन किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन। ट्रांसफार्मर हमारा बना किस चीज़ से होता है?
ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक कोर है, ये हमारा कोर है जिसमें एक सेकेंड में डायग्राम थोड़ा बना लो तो इसको डिफाइन करना थोड़ा सा इजी रहेगा। ये देखिए, ये हमारा एक कोर था और ये हमारा बना हुआ पतली पतली पट्टियां मिलकर के बनाई जाती है। इन पट्टियों की मोटाई जो होती है वो 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm तक होती है। ठीक है, ये हमारा एक कोर होता है जो कि सॉफ्ट आयरन से मिलकर के बना होता है। इसमें कई पतली पट्टियों से मिलकर के इसको बनाया जाता है, जिसकी मोटाई होती है, एक पट्टी की मोटाई जो होती है वो 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। ये पट्टियों पर सिलिकॉन स्टील के द्वारा लैमिनेशन किया जाता है। सिलिकॉन स्टील के लैमिनेशन करने से क्या होता है कि हमारी जो ईडी करंट लॉसेस होती हैं वो कम हो जाती है। ठीक है, ईडी करंट लॉसेस रिड्यूस हो जाती है, ईडी करंट लॉसेस हमारी कम हो जाती है। ये जो होती है वो फ्लक्स को रास्ता भी प्रदान करती है और ट्रांसफार्मर को मैकेनिकली भी सपोर्ट करती है। ठीक है, कोर का काम हमारा ये था। अब कोर के जिस भाग पे बाइंडिंग की जाती है, इन द सेंस हम यहाँ पे बाइंडिंग करेंगे या फिर यहाँ पे बाइंडिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, समझने में इजी रहेगा। कोर के जिस भाग पे बाइंडिंग की जाती है उसे लिम्ब कहते हैं। ठीक है, ये बाइंडिंग जो होती है वो इनवेल्ड वायर से मिलकर के बना होता है। कोर के जिस भाग पे बाइंडिंग की जाती है उसे लिम्ब कहते हैं। ये हमारा लिम्ब है। ये बाइंडिंग का तार जो होता है वो इनवेल्ड वायर से मिलकर के बना होता है। इसके जब ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है तो उस समय प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं डिफाइन होता, उस समय एचवी साइड और एलवी साइड हमारा डिफाइन होता है। बट यहाँ पे जिस बाइंडिंग से हम सोर्स को कनेक्ट करते हैं, सोर्स को कनेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी बाइंडिंग। उसे कहते हैं हम प्राइमरी बाइंडिंग, मतलब ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग हो गई। और जहां पर हम लोड को कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। जहां पे हमारा लोड कनेक्ट होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग। ओके, अब हमारी ये जो बाइंडिंग होती है ये टू टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी कंसेंट्रिक बाइंडिंग और एक होती है हमारी सैंडविच टाइप बाइंडिंग। कंसेंट्रिक बाइंडिंग जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, और सैंडविच टाइप बाइंडिंग जो होती है, जब इसमें ये मान लीजिए एलवी टाइप की बाइंडिंग है, अगर हम इसी में एचवी टाइप की बाइंडिंग भी कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये सैंडविच टाइप बाइंडिंग है। ओके, अब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कहाँ पे कंसेंट्रिक बाइंडिंग की जाती है और कहाँ पर पे सैंडविच बाइंडिंग की जाती है। तो अभी आप समझिए कि मैंने यहाँ पे एक प्राइमरी बाइंडिंग ही कैसे हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया। सेकेंडरी बाइंडिंग कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे लोड से कनेक्ट कर दिया। जो प्राइमरी बाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हैं उन्हें एनपी बोलेंगे, जो सेकेंडरी बाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हैं उन्हें एनएस बोलेंगे। ओके, जो प्राइमरी में करंट जाएगी वो होगी हमारी आईपी और जो सेकेंडरी में करंट जाएगी वो होगी हमारी आईएस। जो हमारा प्राइमरी का वोल्टेज होगा वो होगा वीपी और जो हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज होगा वो होगा हमारा वीएस। ये था हमारा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। आप
तो मैंने पहले बताया कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा फैराडेज के फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है बाय म्यूचुअल कंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हम ये देखते हैं कि वर्किंग होती कैसे है। तो आपको पता है कि ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है वो आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया कि एसी सोर्स दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एसी वोल्टेज दिया। अब जाहिर सी बात है कि एसी हम वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ से हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलेगी, अल्टरनेटिंग करंट होगी जो कि कहाँ जाएगी, प्राइमरी साइड में। ये प्राइमरी साइड यानी कि आई पे मान लीजिए उसको, ठीक है। अब ये करंट का नेचर कैसा होगा, ऐसा होगा, यानी कि अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। अब जब करंट का नेचर अल्टरनेटिंग होगा तो वहां पर हम फ्लक्स जो पैदा होगा वो भी अल्टरनेटिंग फ्लक्स पैदा होगा। तो फ्लक्स का नेचर कैसा होगा हमारा, अल्टरनेटिंग। फ्लक्स हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, ठीक है। अब फैराडे ने कहा था कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और आपके पास करंट है तो उससे अगर रिलेटिव मोशन हो उसमें, तो उसमें फ्लक्स, अगर उसमें रिलेटिव मोशन होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ऐसा फैराडे ने कहा था। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें वोल्टेज और करंट सोर्स लगी हुई है हमारी। अब आपको पता है कि हमारा फ्लक्स चूंकि अल्टरनेटिंग नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर के होने के कारण हमारी यहाँ पे जो प्राइमरी के अक्रॉस, प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको हम कहेंगे ईपी। जिसको हम कहेंगे ईपी, ठीक है। तो हमारा अल्टरनेटिंग फ्लक्स हुआ था। अल्टरनेटिंग फ्लक्स के बाद हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ईपी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी। अब आपको पता है, देखिए अब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारा एक अल्टरनेटिंग नेचर का वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है। इस अल्टरनेटिंग के कारण हमारी जो करंट होगी वो भी अल्टरनेटिंग नेचर की होगी। इस करंट से जो फ्लक्स पैदा होगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। हमारे फैराडे ने कहा था, फैराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि अगर किसी भी कंडक्टर में कोई भी अल्टरनेटिंग नेचर का अगर करंट है या फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स है, और अगर उसमें कोई भी रिलेटिव मोशन हो तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं E इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ओके, अब अगर मान लीजिए हमारी ये वाइंडिंग, ये मान लीजिए हमारी वाइंडिंग थी, इस पे हमने ऐसे 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 से तार लपेट दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि फ्लक्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो आपको थंब रूल पता ही है, हमारी वाइंडिंग की डायरेक्शन ऐसे, हमने इस तरह से वाइंडिंग पकड़ा, मान लीजिए ये वाइंडिंग थी, हमने ऐसे पकड़ा, तो ये हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन बता रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि फ्लक्स हमारी इस तरह से लिंक कर रही है, मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन हमारा ऐसे जा रहा है। ओके, आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर में हमारा मैक्सिमम फ्लक्स उत्पन्न होता है और किसी भी मशीन में या मोटर या जनरेटर में हमारा मैक्सिमम फ्लक्स नहीं होता है। बट ट्रांसफार्मर एक ऐसे स्टैटिक डिवाइस होता है जहाँ पे हमारा मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ठीक है। तो ये हमारी जा रही थी फ्लक्स इस डायरेक्शन में, जो कि यहाँ से ऐसे हुए आई। ओके, तो आपको पता है कि हमारे फैराडे ने कहा था कि अगर कोई भी कंडक्टर है और उसमें अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स है और अगर रिलेटिव मोशन हो तो रिलेटिव मोशन होगा तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लक्स कट करते हैं और कट करने के कारण हमारे ईएमएफ इंड्यूस हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी प्राइमरी सेशन में, मतलब प्राइमरी साइड में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया, जिसे हम ईपी कह रहे हैं। करंट की डायरेक्शन आपको पता है कि ये ऐसी। अब एक सिंपल सी बात है कि कोर तो हमारा कॉमन है, कोर तो ये हमारा एक ही है, एक ही कोर पे हमने दो वाइंडिंग की है, एक प्राइमरी वाइंडिंग की है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग की है। फ्लक्स जो होता है, एक बात और छूट गई बीच में मेरी, फ्लक्स जो होता है वो हमेशा लो रिलेक्टेंस के पाथ को फॉलो करता है। जैसे आपका करंट होता है वो हमेशा लो रेजिस्टिव के पाथ को फॉलो करता है, उसी तरह फ्लक्स जो होता है वो हमेशा लो रिलेक्टेंस के पाथ को फॉलो करता है। तो करंट का हमारा नेचर कुछ ऐसा होगा, ठीक है।
कोर हमारा कॉमन था, उस पे दो बाइंडिंग की गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये फ्लक्स जो होगा यानी कि फाई पी जो होगा वो फाई एस के साथ लिंक करेगा, यहाँ फ्लक्स के साथ लिंक करेगा, ठीक है। तो इस लिंक होने के कारण बाय म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हमारी सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, ईएस कहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी साइड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा था, अब हमारे इसके बाद फ्लक्स लिंक, या फिर हम लिख सकते हैं कि फाई पी यानी प्राइमरी साइड की फ्लक्स जो है वो लिंक की सेकेंडरी साइड से, तो फाई पी लिंक सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी फ्लक्स फाई एस, इसको लिख देते हैं फाई पी फाई एस के साथ लिंक की, और फिर से वही प्रोसेस हुआ, एक कंडक्टर बना, फ्लक्स आया, जिसके कारण यहाँ बाय म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे भी ईएमएफ हमारा इंड्यूस हो जाएगा। तो हमारा फाई पी फाई एस के साथ लिंक किया, जिससे EMF induced in secondary side, in secondary winding by mutual induction, ओके। अब हमारा यहाँ पे भी हमारी EMF इंड्यूस हो गई है। अब इस जो सेकेंडरी करंट है वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि हमारी लोड लगी हुई है कि नहीं लगी है। अगर हमारी लोड लगी हुई है तो ये हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट होने के कारण हमारी इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सर्किट कंप्लीट होने के कारण सेकेंडरी करंट इंड्यूस्ड। ओके, अगर हमारी लोड नहीं लगा होगा तो हमारी सेकेंडरी करंट प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। आप एक बार वर्किंग फिर से देख लीजिए। ये हमारा एसी सोर्स था जो कि हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का था। अल्टरनेटिंग नेचर होने के कारण जो यहाँ पे हमारा फ्लक्स पैदा हुआ वो भी हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का था, ठीक है, अल्टरनेटिंग नेचर का था। अब हम फ्लक्स की डायरेक्शन को निकालेंगे। फ्लक्स की डायरेक्शन के लिए ये एक कंडक्टर माना, यहाँ पे एक हमने थंब रूल अप्लाई किया। अगर ये हमारी वाइंडिंग इस तरह से हुई है, मतलब इसको इस तरह से पकड़ेंगे तो ये हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन होगी, तो ये हमें फ्लक्स की डायरेक्शन मिल गई। और वैसे भी ये बीच में हमारा एयर है और आइडियल कंडीशन की अगर बात करें तो फ्लक्स हमेशा रूल रिएक्टेंस के पाथ को फॉलो करता है, तो करंट हमारा इसी डायरेक्शन में जाएगा और एयर होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा। पर अगर प्रैक्टिकली बात करें तो थोड़ा बहुत आ जाता है, इसी वजह से हमारे लॉसेस हो जाते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्या था, अल्टरनेटिंग फ्लक्स था, जिसके कारण अब फैराडे कहते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है और अल्टरनेटिंग फ्लक्स है और अगर उनके बीच रिलेटिव मोशन हो, तो अगर रिलेटिव मोशन हो तो फ्लक्स एक दूसरे को कट करेंगे और कट करने के कारण हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस रीजन से हमारी इस प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स पैदा हुआ था उसे हम फाई पी कह रहे थे। ये फाई पी चूंकि हमारा कोर जो है वो एक कॉमन है और दो इस पे बाइंडिंग की गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये फाई पी जो है वो जाकर के सेकेंडरी वाले फ्लक्स के साथ लिंक करेगा, यानी दोनों आपस में जुड़ेंगे। फिर हमारा फ्लक्स जुड़ा जो कि अल्टरनेटिंग नेचर का, अल्टरनेटिंग नेचर होने के कारण हमारा म्यूचुअल इंडक्शन से हमारा यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम ईएस कहेंगे। ओके, जिससे अगर लोड लगा हुआ है तो हमारी सेकेंडरी करंट प्रवाहित होगी, अगर लोड नहीं लगा होगा तो हमारी सेकेंडरी करंट प्रवाहित नहीं होगी। ये हमारा ट्रांसफार्मर का वर्किंग है। ओके, नेक्स्ट अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी पे वर्क क्यों नहीं करता है, ठीक है। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो डीसी पे वर्क क्यों नहीं करता है। आपको पता है कि अगर सिंपल सी बात है, अगर हमारा एसी है तो एसी का नेचर कैसा होता है, अल्टरनेटिंग टाइप का होता है, और अगर हमने डीसी दिया है तो डीसी जो होता है वो हमारा
कांस्टेंट होता है। आपको पता है अगर ये हमारा मान लीजिए T है और ये 5 है, ठीक है, तो ये हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का है और ये हमारा कांस्टेंट नेचर का है। आपको पता है जब तक फ्लक्स हमारा अल्टरनेटिंग नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, अगर फ्लक्स अल्टरनेटिंग नहीं होगा तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी ही नहीं, मतलब फैराडेज लॉ जो होगा वो सिद्ध नहीं होगा। तो इस रीजन से हमारा जो डीसी होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने के कारण वहाँ अल्टरनेटिंग का स्वभाव नहीं होता है, जिसके कारण ईएमएफ नहीं इंड्यूस हो पाती, इसीलिए हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो डीसी पर वर्क नहीं करता है। अब मान लीजिए हमने जबरदस्ती डीसी सप्लाई को जोड़ दिया है ट्रांसफार्मर से, अगर हम जबरदस्ती डीसी सप्लाई को जोड़ते हैं ट्रांसफार्मर से, तो जो इनके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, दो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। अगर हम डीसी केस की बात करें तो हमारा एक्सएल जो होता है वो 0 होता है यहाँ पे। अगर हमारा एक्सएल 0 होगा तो जेड इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारा एक्सएल 0 हो गया, मतलब कि अगर हम यहाँ से देखें तो आर स्क्वायर जो कि बहुत ही कम है और एक्सएल तो हमारा 0 ही है, तो इससे क्या मिला हमें कि हमारा जेड जो होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जेड बहुत कम हो गया, जेड कम होने की वजह से आपको एक फॉर्मूला पता होगा, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन में जेड। अगर जेड बहुत कम है तो करंट की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, करंट की वैल्यू बहुत हाई होने के कारण हमारा हीटिंग होने लगेगा प्राइमरी में, क्योंकि यही हमारा सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हीट होने लगेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारी प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी वो जम जाएगी। ओके, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी ट्रांसफार्मर को समझने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बनाएंगे इसके आगे का ईएमएफ इक्वेशन एंड थैंक यू।